हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पिकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह का न्यूमेरिकल आपने बहुत देखा होगा, जिसमें तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है, खींचकर 3 गुना कर दिया जाता है। कुछ भी ऐसा सवाल होगा तो आज के बाद ये सवाल कभी भी आप भूल नहीं पाओगे। बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं बताऊंगा, ये जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो 3 नंबर में पूछे गए। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। जैसा कि प्रश्न में लिखा है कि 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि हो जाती है। नए तार का प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। मतलब जो तार की पहले लंबाई थी वो कितनी थी? वो आपकी है 20 सेंटीमीटर। बाद में प्रश्न में कहा गया है कि इसकी लंबाई में 25 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो नए तार का प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो चलो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम देखते हैं प्रश्न को। सबसे पहला चीज़, आपके पास जो लंबाई है माना, ठीक है, पहले हम लंबाई को माना लंबाई प्रारंभिक लंबाई, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रारंभिक लंबाई को हम मान लेते हैं यहाँ पे L1, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे खींचने के बाद की लंबाई, ठीक है, या तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं अंतिम लंबाई को हम मान लेते हैं L2। ये कितना होगा? पहले की लंबाई मतलब L1, इसका कितना परसेंट हो जाएगा? 25% की वृद्धि कर रहा है। तो 25% की वृद्धि कर रहा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 25 और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 100। 25 से कम 25 से इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 4। इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 4L यहाँ पर हो जाएगा 4L1 प्लस में L1 बटे में यहाँ पे 4 बराबर 4 में L1 जोड़ेंगे हो जाएगा 5L1 बटे में 4, और यहाँ पर आपका हो जाएगा L2 हो जाएगा। इतना तो आपको क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको करना है, सवाल में L1 का वैल्यू दिया गया, प्रश्न में निकाल लेंगे। यहाँ पे L2 बराबर हो जाएगा 5, L1 कितना दिया गया प्रश्न में? 20 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 पंचे यहाँ पर हो जाएगा 20, गुणा कर देंगे हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि सवाल सेंटीमीटर में था तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देंगे। अब आप खुद सोचिए कि मान लेते हैं ये आपका 1 मीटर लंबा तार है, ठीक है, 1 किलोमीटर लंबा तार है, 1 किलो का मान लेते हैं तार है, ठीक है, मीटर नहीं लगाते। 1 किलो का तार है, इसे खींच कर हम मान लो 2 किलोमीटर बड़ा बना लेते हैं। तो जो 1 किलो तार है वो कितना तार खींचने के बाद कितना होगा? वो खींचने के बाद भी तो 1 किलो होगा। मतलब जो तार पहले था, चाहे उसे हम खींच दे चाहे उसे मोड़ दे, कुछ भी करें, जितना तार पहले था उतना तार बाद में भी होगा। तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कि तार का प्रारंभिक आयतन बराबर होगा किसके? खींचने के बाद, मतलब तार के अंतिम आयतन के बराबर होगा। उसको खींचने के बाद जो आयतन आएगा वो उसके प्रारंभिक आयतन के बराबर होगा। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई को तो हम A लिख सकते हैं, और ऊंचाई को चलो यहाँ पर हम L1 लिख देते हैं। तो यहाँ पर A1, यहाँ पे L1, यहाँ पे A2 हो जाएगा, यहाँ पे L2 हो जाएगा। इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि A1, यहाँ पे A2 है ना, तो A2 और A1 को इधर बटे में भेजेंगे हो जाएगा A1, और यहाँ पे L2 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा L1 बटे में यहाँ पर हो जाएगा L2 हो जाएगा। अब हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, लगाएंगे। तार का प्रारंभिक प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर में रो L बाई में A। ये होता है प्रतिरोध का फार्मूला। तो प्रारंभिक प्रतिरोध है तो यहाँ पर हम R1 लगा देते हैं, यहाँ पे L1 लगा देते हैं, यहाँ पे A1, इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसके बाद लिखेंगे तार का अंतिम प्रतिरोध, इसे मान लेते हैं R2 बराबर में रो हो जाएगा, यहाँ पे L2 हो जाएगा बटे में यहाँ पे A2 हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? दोनों को करेंगे भाग। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ लिख भी दे रहे हैं, फर्स्ट में सेकंड से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो हो जाएगा R1 बटे में R2 बराबर में रो L1 बटे में A1 रो L2 बटे में यहाँ पे A2 हो जाएगा। ये रो से तो रो कट जाएगा, आपका आ जाएगा R1 बटे में R2
इसको अगर हम पलट देंगे L1 बटे में A1 हो जाएगा, ये पलट देंगे तो A2 ऊपर आ जाएगा और L2 नीचे आ जाएगा। इसको अगर हम लिखना चाहें तो R1 बटे में R2, देखो L1 के बटे में हम L2 लिख सकते हैं और A2 के बटे में हम A1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका R1 बटे में R2, देखो यहाँ L1 बटे में L2 और L1 बटे में L2 का मान देखो यहाँ पर हमने लिखा था L1 बटे में L2 और A2 बटे में A1, ये दोनों के दोनों वैल्यू बराबर है। जबकि L1 और L2 का मान हमें पता है, L2 का मान कितना है 25 और L1 का मान कितना है 20 है। तो यहाँ पहली चीज़ तो आपको क्या करना है कि L1 बटे में L2 और A2 बटे A1 ये भी बराबर है किसके, L1 बटे में L2 के, दोनों के दोनों वैल्यू क्या है बराबर हैं। तो यहाँ पे पहले मान लिख लेते हैं, हो जाएगा R1 बटे में R2। L1 का मान प्रश्न में पहली लंबाई कितना था 20 और बाद में कितना हो गया था 25, L1 का यहाँ पर 20 और बाद में कितना हो गया था 25 हो गया था। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 50 25, 5 से इसे काट देंगे, 5 चौको यहाँ पर 20 हो जाएगा, मतलब ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16। R1 बटे में R2 बराबर ऊपर 4 चौको 16 और नीचे 50, यहाँ 25 है तो 25 हो जाएगा। मतलब पहले प्रतिरोध कितना था 16 तो ओम था और बाद में प्रतिरोध कितना हो गया 25 ओम हो गया। पर हमें प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। तो कैसे निकालेंगे, इसका निकालने का तरीका क्या है, देखो हमें प्रश्न में पूछा गया था नए तार का प्रतिरोध। तो जिस तार का प्रतिरोध पूछा जाता है वो आपको क्या करना है, देखो लिखा है कि नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए, प्रश्न में यही लिखा था। और जब नए तार का पूछा है तो आपको क्या करना है, R2 माइनस में R1, पहला तार कितना था, तार जो पहले की वैल्यू रहती है उसे हमेशा बटे में लिखते हैं और प्रतिशत का सवाल है तो गुणे में यहाँ पर 100 लिखेंगे। R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25, R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16 और R1 के बटे में यहाँ पर हो जाएगा 16। 25 में से 16 घटा देंगे आ जाएगा 9 और यहाँ पे गुणे में 100 भी रहेगा, ठीक है। 25 में से 16 गया, 9 बटे में 16 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। और यहाँ से काटेंगे तो 4 चौको 16, 4 से इसे काट देंगे 25 आ जाएगा। 25 को 9 से अगर गुणा कर देते हैं तो 25 नवैया हो जाएगा 225 बटे में हो जाएगा 4, 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, 2 हासिल जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, 4 छंग 24, 56.25% और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 नंबर में ये प्रश्न पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है और इस तरह के प्रश्न आपको इग्नोर नहीं करना। मैं कितनी बार बता रहा हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रश्न आपको आ गया होगा बहुत अच्छे से समझ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा गया है कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इससे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब जो तार का प्रारंभिक प्रतिरोध है वो कितना दिया गया, ये आपका कौन सा वैल्यू है, ये आपका R1 है। R1 का वैल्यू दिया गया 8 ओम, आपको नया प्रतिरोध चलो हम मान लेते हैं R2 का प्रतिरोध ज्ञात करना है, इससे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है। मतलब पहली लंबाई कितनी थी, मान लेते हैं L1 की लंबाई L रही होगी और जब खींचा जाता है तो L2 की लंबाई कितनी हो जाएगी, पहले L थी तो इसकी 2 गुनी मतलब 2L हो जाएगी। तो हर चीज़ तो हम समझ गए हैं, अब चलो प्रश्न को हल करते हैं। देखो सबसे पहला काम छोटी छोटी चीज़ें आपको लिख लेना है। सबसे पहले हम लिखेंगे आपका दूसरा नंबर प्रश्न है R1 का वैल्यू, ठीक है। ये प्रारंभिक प्रतिरोध प्रश्न में कितना दिया गया था 8 ओम, तो यहाँ पर 8 यहाँ पर ओम लिख देना है। आपको R2 और ये आपका कौन सा प्रतिरोध है, ये आपका नया प्रतिरोध है, इसको हम मानते हैं, ठीक है। ये आपका नया प्रतिरोध है और इसे आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख भी देते हैं माना R2 आपका जो होगा वो नया प्रतिरोध होगा। इसके बाद पहले की प्रारंभिक तार की लंबाई को हम मान लेते हैं, इसे L1 मान लेते हैं और बराबर इसे मान लेते हैं L, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे खींचने के बाद लंबाई, अंतिम लंबाई सीधा सीधा लिखते हैं अंतिम लंबाई, इसे हम मान लेते हैं L2। प्रारंभिक लंबाई की कितनी हो जा रही है 2 गुनी, तो यहाँ पे 2L लिखेंगे। अब आपको हमने अभी बताया कि आयतन जो होगा, आप प्रारंभिक जो आयतन होगा यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, तार का
तार का प्रारंभिक आयतन बराबर हो जाएगा किसके, तार के अंतिम आयतन के, तार के अंतिम आयतन के, अंतिम आयतन के। जो आयतन होगा वो खींचने से पहले और खींचने के बाद दोनों के दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो आयतन का फार्मूला क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसे A1 मान लेते हैं और लंबाई को L1, खींचने के बाद हम इसे A2 मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं L2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A2 बटे में A1 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका L1 बटे में यहाँ पे L2 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे, फार्मूला होता है तार का प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध। इसको मान लेते R1 बराबर में हो जाएगा रो L1 बटे में A1, समीकरण हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे तार का अंतिम प्रतिरोध, तार का अंतिम प्रतिरोध, यह आपका R2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे रो हो जाएगा L2 बटे में यहाँ पर A2, समीकरण आपका हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। हम लिखेंगे फर्स्ट में सेकंड से भाग करने पर, ठीक है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट में सेकंड से कर देंगे भाग करने पर। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद आपको करना है यहाँ पे जब भाग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हो जाएगा आपका R1 बटे में यहाँ पर हो जाएगा R2 बराबर में रो L1 बटे में A1, यहाँ पे रो L2 बटे में A2 हो जाएगा। रो से तो रो कट जाएगा, आपका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे R1 बटे में R2 हो जाएगा, L1 यहाँ पे L1 बटे में A1 हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो A2 बटे में यहाँ पे L2 हो जाएगा। इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, R1 बटे में R2 और A2 बटे में A1 गुणे में L1 बटे में यहाँ पर L2 लिख सकते हैं। इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद आपका जो हो जाएगा सवाल, सबसे पहला काम यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे R1 बटे में R2, देखो A2 बटे में A1 जो होगा वो L1 L2 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे L1 बटे में L2 लिख सकते हैं और यहाँ पर L1 और बटे में L2, देखो A2 बटे में A1 की जगह पे L1 बटे में L2 हम लिख सकते हैं। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे या तो यहाँ पर हम दोनों के दोनों, देखो यहाँ से हम लिख रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होना, A2 बटे में A1 की जगह L1 बटे में L2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सवाल में हमने ऊपर इसके बारे में पढ़ा है। R1 आपका पहला प्रतिरोध कितना था, पहले प्रतिरोध आपका 8 था, तो यहाँ पर 8 लिखना है, यहाँ पर आपका हो जाएगा R2 हो जाएगा। L1 प्रारंभिक लंबाई को हमने L माना था और अंतिम लंबाई को हमने इसका 2 गुना माना था, तो यहाँ पे 2L हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपका L1 तो यहाँ पर L मानेंगे और अंतिम लंबाई को यहाँ पर आपका हो जाएगा 2L हो जाएगा। एक L से एक L कट जाएगा, एक L से एक L ये भी कट जाएगा, आपका आ जाएगा 8 बटे में यहाँ पर हो जाएगा R2 बराबर नीचे यहाँ पर ऊपर 1 और नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा R2 बराबर में 4 को 8 से गुणा करेंगे, 4 8 32 और प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा जो मैंने रूल बताया है आपको इसी रूल से करना है, आपका पूरा का पूरा प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा से आपके दिमाग को घुमा देगा, लेकिन प्रश्न बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। 2011 में, 13 में, 15 में, 17 में, 21 में ये प्रश्न आ चुका है। प्रश्न में देखो क्या लिखा है, प्रश्न में लिखा है कि एक तार के धातु के 3 तारों की, एक तार के धातु के 3 तारों की लंबाई तथा द्रव्यमानों का अनुपात दिया गया है। मतलब लंबाई और द्रव्यमान का अनुपात दिया गया है। लंबाई का जो अनुपात है वो 3:2:1 है, जबकि द्रव्यमान का अनुपात 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न तो आप समझ गए होंगे प्रश्न में करना क्या है। लंबाई का अनुपात दिया गया है और द्रव्यमान का अनुपात दिया गया, हमें प्रतिरोध का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो लंबाई का अनुपात मतलब कि L1:L2:L3,
बराबर कितना दिया गया प्रश्न में, तो ये आपका दिया गया 3:2:1, जबकि इनके द्रव्यमानों का अनुपात m1 रेशियो m2 रेशियो m3 बराबर दिया गया है 1:2:3 दिया गया। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक चीज़ हमें पता है कि वैद्युत प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है। R बराबर फार्मूला होता है रो L बटे में यहाँ पर A होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखो, अगर हम ऊपर भी L से गुणा कर दें और नीचे भी L से गुणा कर दें, क्यों आखिर में कर रहे हैं पहले समझ लेते हैं। R बराबर यहाँ पे रो हो जाएगा, L को L से गुणा करेंगे L का स्क्वायर, नीचे A आपका हो जाएगा और गुणे में यहाँ पे L हो जाएगा। हम लोगों ने आयतन का फार्मूला पढ़ा होगा। आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसको हम क्षेत्रफल गुणे में यहाँ पे ऊंचाई के लिए L लिख सकते हैं। तो A गुणे में L हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ A और L की जगह पर हम आयतन को V ला सकें। तो R बराबर यहाँ पर हो जाएगा रो L का स्क्वायर और इसकी जगह पे आपका आ जाएगा आयतन आ जाएगा। अब देखो फार्मूला होता है घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान और बटे में आयतन, ये फार्मूला होता है। अगर हम आयतन को इस साइड भेज दें तो हो जाएगा आयतन बराबर फार्मूला हो जाएगा द्रव्यमान और बटे में आपका हो जाएगा घनत्व। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा आयतन का। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा R बराबर में यहाँ पे रो हो जाएगा L का स्क्वायर हो जाएगा, आयतन की जगह पे हम क्या लिखेंगे M और बटे में यहाँ पे रो लिखेंगे। ठीक है, आयतन की जगह पे क्या हो जाएगा M बटे में रो हो जाएगा। अब यहाँ घनत्व को हम D से भी दर्शा सकते हैं, रो यहाँ पर लिखिए तो यहाँ रो नहीं लिखेंगे, नहीं दो रो हो जाएगा। अब रो को अगर D को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा रो हो जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगा, यहाँ पे L स्क्वायर हो जाएगा, बटे में यहाँ पे M हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर दो चीज़ें, एक आपका घनत्व है और एक आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, मतलब रो तथा डी क्या है, ये आपका नियतांक है और नियतांक चीज़ों से आपको मतलब नहीं है, तो इसे हम इग्नोर करेंगे और हमारा फार्मूला जो हो जाएगा वो R अनुक्रमानुपाती L का स्क्वायर बटे में M हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे सारी की सारी वैल्यू, क्या हो जाएगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3। तो R1 यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे L1 का स्क्वायर बटे में M1 हो जाएगा, यहाँ पे L2 का स्क्वायर बटे में M2 हो जाएगा, अनुपात यहाँ पे L3 का स्क्वायर और बटे में यहाँ पे M3 हो जाएगा। प्रश्न में सारी की सारी वैल्यू दी गई हैं, तो यहाँ पर R1 रेशियो R2 रेशियो R3 बराबर L का वैल्यू प्रश्न में कितना दिया गया था, तो देखो यहाँ पर लिखा गया है लंबाई का अनुपात कितना, देखो ये आपका L1 है, ये आपका L2 है, ये आपका L3 है और ये आपका M1 M2 और M3 है। तो यहाँ पर L1 का मान दिया 3 का स्क्वायर हो जाएगा, M1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, L2 का वैल्यू यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, M2 का वैल्यू यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, L3 का वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा और M3 का वैल्यू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3 बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा। 4 से ये 4 आपका कट जाएगा। ठीक है, 4 से यहाँ पे 4 आपका कट जाएगा। इसके बाद सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि M2 और M3 में स्क्वायर तो लगा ही नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा 2 होगा और यहाँ पे सीधा सीधा आपका 3 होगा। यहाँ 2 से 4 को काट देंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, मतलब आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो 9:2:1 बटे में यहाँ पर 3 आ जाएगा। और आपको पता अनुपात का सवाल अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा ना तो होता कैसे है, आपको ये 3 को यहाँ गुणा करना है, 9 त्रिक का 27 हो जाएगा और 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा। ये R1 रेशियो R2 रेशियो R3 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। सवाल 5 नंबर में बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है और ये प्रश्न पेपर में आने का चांस है। अगर ये प्रश्न नहीं आता तो इस टाइप के प्रश्न आपको आने ही चाहिए क्योंकि ये डेरिवेशन से रिलेटेड है और इस तरह के प्रश्न आपको हर हाल में आना ही चाहिए। अगला आपका जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 4। देखो क्या लिखा है एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है। ध्यान से समझना, प्रश्न कह रहा है कि एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है। तार के एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर हमें तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। और दूसरा,
पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ आपको ज्ञात करना है। देखो सवाल में, प्रश्न में आपका R2 R1 ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है। आपको पूछा गया सीधा प्रतिरोध, और प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और तो प्रतिरोध का वैल्यू तो दिया नहीं गया, पहले प्रतिरोध इतना था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पर मान के करेंगे, मान लेते हैं सवाल में, ठीक है। यहीं पे हम हल कर देते हैं, यहाँ पे जगह है। देखो मान लेते हैं कि माना प्रारंभिक प्रतिरोध को हम मान लेते हैं, प्रारंभिक प्रतिरोध को हम मान लेते हैं R1 तथा अंतिम प्रतिरोध को हम मान लेते हैं R2 है। प्रारंभिक लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, प्रारंभिक लंबाई को L1 मान लेते हैं तथा अंतिम लंबाई को देखो कितना कह रहा है, खींच कर 3 गुनी कर दिया जाए, तो अंतिम लंबाई को L2 को कितना मानेंगे, इसे मानेंगे 3, ठीक है। और कितना गुना हो रहा है, प्रारंभिक का इसे L1 बराबर L माने थे तो इसे 3L मानना पड़ेगा। मतलब अब यहाँ से तो को हम थोड़ा से हल करते रहे। सवाल आपका 4 नंबर सवाल है। हम मान लेते हैं प्रारंभिक लंबाई L1 बराबर L था, तो द्वितीयक लंबाई कितनी गुनी हो जाएगी, इसकी 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 गुनी कितना हो जाएगी, 3L हो जाएगी। प्रारंभिक प्रतिरोध R1 बराबर हमने R1 माना है और R2 बराबर अंतिम प्रतिरोध हमने R2 माना है। इसके बाद फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला बार बार आप पढ़ ही रहे हो। R1 बराबर क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा L1 बटे में A1 हो जाएगा, पहला समीकरण हो जाएगा। R2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा L2 बटे में A2 हो जाएगा। और आयतन तो बराबर होता है, मतलब हमने क्या पढ़ा कि A1 और L1 बराबर होता है A2 L2 के, मतलब कि A2 बटे में A1 बराबर हो जाएगा आपका L1 बटे में L2 के। कहानी वही कि दोनों को भाग करेंगे, तो भाग करेंगे क्या हो जाएगा, R1 के बटे में R2 हो जाएगा, यहाँ पे रो L1 के बटे में A1, यहाँ पे रो L2 के बटे में A2 हो जाएगा। रो से रो कट जाएगा, ठीक है, रो से रो कट जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे हल करते हैं। जब रो से रो कट जाएगा आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा यहाँ पे R1 बटे में R2, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा L1 के बटे में A1 और ऊपर चला जाएगा आपका A2 के बटे में L2, मतलब R1 बटे में R2 बराबर हो जाएगा A2 बटे में A1 और गुणे में L1 बटे में L2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा R1 बटे में R2 बराबर A2 बटे में A1 जो होगा वो L1 L2 के बराबर ही होगा। तो ये कितने गुना हो रहा था, प्रश्न में बोला गया था कितने गुना, 3 गुना। तो मान लेते हैं ये आपका 1 और L1 को हमने 1 माना तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये कितने गुना हो रहा था, 3 गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3L हो जाएगा। यहाँ 3L बटे में 3L गुणे में L बटे में यहाँ पर 3L, L ये पूरा का पूरा वैल्यू कट जाएगा। आपका आ जाएगा R1 बटे में R2 बराबर में 1 बटे में 3 तिरिक का 9, गुणा कर देंगे तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा 9 को R1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 9R1। तो कितने गुना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है। पहला आंसर तो आपका यही हो जाएगा। कितने गुना हो रहा था प्रश्न में, तो आपको बोलना है कि 9 गुना हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपका क्या पूछता है, प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तार को कितना भी खींचा जाए, लंबाई 2 गुनी कीजिए 3 गुनी कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब प्रतिरोधकता हमेशा अपरिवर्तित रहेगा, आपको यही लिख देना, अपरिवर्तित रहेगा, मतलब प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और प्रश्न में कितना गुना बोला था, 3 गुना कर हो जाए तो उसके अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 गुना बोला है ना, तो अनुगमन वेग कितना हो जाएगा, अनुगमन वेग आपका हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अगर 4 गुना बोला होता तो अनुगमन वेग आपका 1/4 हो जाता। 2 गुना बोला जाता तो अनुगमन वेग आपका 1/2 हो जाता। तो यहाँ पर 3 गुना बोला है तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। ये भी प्रश्न पेपर में 2-4 बार पूछे गए हैं। तो आज के टॉपिक में इस मतलब जो लेसन है आपका प्रतिरोधकता वाला, इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने हर एक प्रश्न को बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो अभी भी न्यूमेरिकल की बहुत सारी वीडियो अपलोड होगी, आप उन सारे न्यूमेरिकल की वीडियो ज़रूर देखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।